हेलो स्टूडेंट्स। देख बेटा, हमने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और हमने बताया था कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है वो टू टाइप से कर सकते हैं। पहली जो हमने बताई थी वो बताई थी सीरीज में, दूसरी हमारे पास होती है वो ग्रुपिंग हम कर सकते हैं पैरेलल में। बेटा हमने सीरीज के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था, एक बार दोबारा देखो उसको। मैंने सपोज किया था कि वी हैव टू सेल्स each of EMF E1 and E2 with internal resistance R1 and R2. They are connected in series as shown here. जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है, इस टाइप से हमने इनकी ग्रुपिंग करी है कि भाई दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ उसके बाद हमने बताया था बेटा कि अगर इनको हमने इस टाइप से अरेंज किया, तब हमने बताया कि भाई इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया था वो आया था E1 प्लस E2 के बराबर आया था। एंड जो आर इक्विवेलेंट आया था उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी R1 प्लस R2 के बराबर आई थी। हमने ये कहा था कि सीरीज के अंदर जो करंट है वो क्या होगा, आपके पास सेम रहेगा। मैंने मान लिया कि भाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम इज आई। उसके बाद हमने बताया कि भाई इफ वी हैव n सेल्स, देन हमने कहा था कि E इक्विवेलेंट आया था E1 प्लस E2 प्लस अप टू EN के बराबर आया था। एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN के बराबर आई थी। ये तो हमारे पास आया था कि भाई सेम पोलरिटी में अगर हमने इनको कनेक्ट किया था। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था आपको कि अगर हम इनको अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट कर दें E1 E2 इस टाइप से, या हम इनको इस टाइप से अपोजिट पोलरिटी के अंदर कनेक्ट करते हैं, दिस इज E1 दिस इज E2, ये करंट इधर फ्लो करवाएगी, ये करंट इधर फ्लो करवाएगी, और हम कहेंगे कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो सेल डोमिनेंट होगी। मैंने मान लिया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस। अगर हमारे पास E2 ग्रेटर देन E1 होगा, then the direction of current will be this. In this case, E equivalent becomes equal to E1 minus E2, or if E2 is dominant, then E2 minus E1 के बराबर होगा। उसके बाद बेटा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सीरीज में वो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन रहेगा। दैट इज इस केस में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, R1 प्लस R2 के बराबर होगी। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि भाई अगर हमारे पास ये n सेल्स थी और n सेल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, and if n cells are identical and they are connected in series, then equivalent EMF आया था NE। बट मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सेल है, n में से एक सेल हमने अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट कर दी, तो बेटा E माइनस ई जीरो, दैट इज एक सेल ने एक सेल को खत्म कर दिया। We can say that net EMF in this case becomes n minus 2 into E. And if we have two cells in opposite polarity as shown, then this cell will cancel out this cell also. Therefore net EMF will becomes equal to n minus 4 into E. But इंटरनल रेजिस्टेंस पहले भी NR था जब हमने अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट नहीं करी थी, और से अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट कर देंगे तब भी हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि टुडे वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आता है। और जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आता है तो यहाँ पे हमने सपोज किया है कि भाई टू सेल्स है, एक का ईएमएफ E1 E2, दूसरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल
एज शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये दोनों की दोनों सेल्स है ए और बी पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट कर दी। इस सेल का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड इस सेल का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बेटा सपोज यहाँ से करंट I1, इधर से करंट कितना फ्लो करेगा I2, और बोलो बेटा इस साइड में नेट करंट आई जाएगा या नहीं जाएगा, और जितना करंट जाएगा उतना इसमें एंटर करेगा, इधर से I, इधर से I1 और इधर से I2। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमने अगर रजिस्टर्स में हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर हेड इट विल रिमेन्स सेम, देयरफॉर दिस इज आल्सो द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सेल के अक्रॉस और इस सेल के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। बेटा हमने एक रिलेशन पढ़ा था V, E एंड R, है कुछ याद आपकी, क्या बता रहा था, V इक्वल्स टू E माइनस I R। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई फॉर सेल 1, फर्स्ट सेल के लिए V इक्वल्स E1 माइनस I1 R1, और यह है बेटा V प्लस I1 R1 इक्वल्स टू E1 एंड I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V के बराबर आएगा। बेटा यहाँ से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बेटा यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, मतलब सेकंड सेल के लिए भी सिमिलरली अगर हम यही प्रोसेस करेंगे देन I2 बिकम्स इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा 1, 2 और 3 से हमने कैलकुलेट किया I इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। R1 R2 एलसीएम ले लें, और जैसे हम R1 R2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा I इक्वल्स टू R1 R2 आया एलसीएम, बेटा ये आया R2 इंटू E1 माइनस V प्लस E2 माइनस V इंटू R1, और ये आया I R1 R2 इक्वल्स टू E1 R2 माइनस V R2, यही आएगा बेटा, प्लस E2 R1 माइनस V R1। और देखो बेटा V चाहिए मेरे को, एक बार इसको मैं रीअरेंज और करता हूँ, I R1 R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, और बेटा इसमें से V कॉमन ले लें, माइनस V इंटू R1 प्लस R2 के बराबर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रीअरेंजमेंट। नाउ V कैलकुलेट करना है। V को हमने क्या किया कि V को मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, क्योंकि मेरे को वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन वी कैन से दैट V इंटू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, और बेटा V कैलकुलेट कर लो, V कैलकुलेट करोगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यह E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और बोलो बच्चों इसको E इक्विवेलेंट कह सकते हैं। यहाँ से मैंने कह दिया कि V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, जहाँ पे E इक्विवेलेंट है वो कितना है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट आया वो हमारे पास कितना आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर आया, ये है बेटा। अब वो देखते हैं कि क्या E इक्विवेलेंट है, इसकी जो यूनिट है वो EMF वाली है या नहीं। बेटा बोलो ये EMF की यूनिट वोल्ट, ये रेजिस्टेंस इसकी ओम प्लस वोल्ट ओम अपॉन ओम प्लस ओम,
और ओम प्लस ओम ओम और वोल्ट ओम अपॉन ओम, ओम से ओम कैंसिल आउट हो गया। बोलो क्या ये इक्विवेलेंट की वैल्यू आई या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट हो? आर इक्विवेलेंट है। क्या आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि दो रजिस्टर हमने लिए थे, एक R1 लिया था, एक R2 लिया था, और जो पैरेलल में कनेक्ट किए थे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो बेटा यही आया था या नहीं? मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास आर इक्विवेलेंट है वो हमारे पास दो के पैरेलल के बराबर है। उसके बाद हमारे पास, मैं यहाँ पे अगर आपको यूँ कह दूँ कि दोनों सेल है उनका ईएमएफ सेम है, और जब दोनों सेल्स का ईएमएफ सेम है तो इनका इंटर रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा आपके पास? सेम रहेगा। देन वी कैन से दैट ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर, ई आर प्लस ई आर टू ई आर अपॉन टू आर, और बेटा टू आर से टू आर कैंसिल आउट हो गया। बोलो हमारे पास जब दोनों सेल्स हैं वो सेम ईएमएफ की होगी तब हम कहेंगे कि जो ईएमएफ रहेगा वो सिंगल सेल के बराबर रहेगा। और दूसरा अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा? आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, और ये है बेटा हमारे पास आर आर अपॉन टू आर, एंड दिस इज इक्वल टू आर अपॉन टू के बराबर आ गया। दिस इज द ई इक्विवेलेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो? हमने बताया था करंट सेम रहेगा, करंट की वैल्यू निकाली दोनों केस में, करंट की वैल्यू हमने पुट करी है, वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फिर यहाँ से हमने देखा कि ई इक्विवेलेंट इसके बराबर आया, आर इक्विवेलेंट इसके बराबर आ गया। आगे मैंने दो सेल्स हैं वो सेम ईएमएफ की बताई, और अगर दोनों सेल्स हैं उनका ईएमएफ सेम है तब हम कहेंगे कि सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? आर अपॉन टू के बराबर हो जाएगा। आगे मैं यूँ कहता हूँ कि भाई अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स लेते हैं कि भाई इफ वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स, अगर n आइडेंटिकल सेल्स होंगी, आइडेंटिकल सेल्स हैं, तब भी हम कहेंगे कि E इक्विवेलेंट तो E के बराबर रहेगा, बट R इक्विवेलेंट है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास R अपॉन N के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद एक बार मैं इनको डिवाइड करता हूँ, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। देखो भाई यहाँ पे जैसे हम इसका डिवीजन करते हैं, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, वी गेट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बेटा R1 प्लस R2 से तो R1 प्लस R2 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। R1 R2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, मैं यहाँ से ये लिख दूँ E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। बेटा R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया। बोलो बेटा ये क्या आया? E1 R1 प्लस E2 R2 के बराबर आया। दिस इज द रेशियो ऑफ E इक्विवेलेंट टू R इक्विवेलेंट, इसी के बराबर आया। और बेटा अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स होंगे, इफ वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स ऑफ EMF E1 E2 and internal resistance R1 R2, then we get E equivalent upon R equivalent equals to E1 upon R1 प्लस E2 upon R2 प्लस अप टू हमारे पास क्या आएगा कि EN अपॉन RN के बराबर आएगा। ये तो हमने एक जनरल सा केस किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। आगे देखो बेटा, हमने बताया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इसके बराबर आया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, n सेल्स हैं और n सेल्स का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। n cells in
पैरेलल, n सेल्स पैरेलल में कर रहे हैं। हमने सपोज किया we have n cells each of EMF E and internal resistance are connected in parallel through an external resistor of resistance capital R as shown in the figure। चाहिए इसको n मान लो और चाहिए इसको m मान लो। एक बार हम इसको m सपोज करते हैं। ये हमने कह दिया कि m नंबर ऑफ सेल्स हैं और इनको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। हर एक का EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है बेटा, अब बताओ यहाँ से मैं कहूँगा कि भाई इनकी हमारे पास एक सिंगल सेल बनेगी और जो सिंगल सेल बनेगी उसका इक्विवेलेंट EMF होगा हमारे पास, बोलो एक सिंगल सेल के बराबर होगा या नहीं। और जो R इक्विवेलेंट होगा वो बोलो बेटा R अपॉन M के बराबर होगा या नहीं। जब n सेल्स थी तो R अपॉन n के बराबर था, और जब हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स आ गए आपके पास m नंबर ऑफ सेल्स आई, और जैसे ही m नंबर ऑफ सेल्स आई तो ये इसके बराबर आया। बेटा मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या एक सेल नहीं बन गई जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R अपॉन M के बराबर है। इट इज कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। और बोलो बेटा ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं? सीरीज में है। मैं कह सकता हूँ R टोटल इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन M के बराबर होगा। ये वाला बना। नेक्स्ट डायग्राम बनाया मैंने। दिस इज द सेल ऑफ EMF E विच इज कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। और बेटा यहाँ से RT। नाउ करंट की वैल्यू निकाल लो। I इक्वल्स टू E अपॉन R टोटल, और ये आया E अपॉन R प्लस R अपॉन M। और भाई यहाँ से हम बेटा M एलसीएम ले सकते हैं। बोलो I इक्वल्स टू E अपॉन M तो आया एलसीएम M R प्लस R, और I की वैल्यू जो आई वो हमारे पास आई M E अपॉन M R प्लस R के बराबर आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से करंट की वैल्यू आ गई। आगे मैं यूँ कहता हूँ कि भाई इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, एक्सटर्नल रजिस्टर है वो बहुत ज़्यादा है, देन हम कहेंगे कि करंट फ्लोइंग रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास M E अपॉन M R, और करंट की वैल्यू आई E अपॉन R के बराबर आई। और दूसरा मैं आपको यूँ कह दूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रजिस्टर। इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे? एक्सटर्नल रजिस्टर से। देन हम कहेंगे I इक्वल्स टू M E अपॉन R, और मैं इसको यूँ कह दूँ M टाइम्स ऑफ E अपॉन R। दैट इज हम कहेंगे कि करंट है वो फ्लो करेगा M टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल के M टाइम्स होगा। उसके बाद ये कहा है कि अगर हमारे पास देखो इस केस में करंट मैक्सिमम होगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट। अगर एक्सटर्नल रजिस्टर बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी मैक्सिमम। बट अगर सीरीज वाला ध्यान करते हैं हम, तो सीरीज में मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्नल रजिस्टर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन वहाँ पे करंट हमारे पास क्या था? मैक्सिमम। आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। ये पॉइंट आपको नोट याद रखना है कि करंट मैक्सिमम पैरेलल में जब होगा जब लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रजिस्टर है वो हमारे पास बहुत स्मॉल होगा। लेकिन अगर सीरीज की बात करता है तो सीरीज में हम कहेंगे कि करंट है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा अगर हमारे पास एक्सटर्नल रजिस्टर है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो? आगे हमारे पास आती है एक मिक्स्ड ग्रुपिंग आती है। मिक्स्ड ग्रुपिंग हमारे पास क्या होती है?
मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब ये हो गया भाई कि कुछ सेल्स तो सीरीज में होंगी और कुछ सेल्स है वो कैसे कम्बिनेशन में होंगी हमारे पास पैरेलल में होंगी। मैंने मान लिया मैट्रिक्स की तरह कि m इंटू एन सेल्स हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना m/n की मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ भी मानना है कि m इंटू एन सेल्स हैं। m सेल्स है सीरीज में है और उसकी n रोज है। देखो आइडेंटिकल सेल है, ये पहली सेल, दूसरी अप टू ये मैंने कह दी कि भाई ये हमारे पास nth सेल है, nth। ऐसे ही हमारे पास कितनी रोज बताई हमने, m रोज बताई एंड सो ऑन। और ये मैंने कह दी कि भाई दिस इज द mth रो। all the cells are connected in parallel through an external resistor of resistance capital R as shown। बेटा हर एक का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R और टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं सीरीज में हमने बताई n सेल्स बताई। अभी बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल्स का जब सीरीज आया था तो बोलो NE और NR आया था या नहीं। ये जो हमारे पास रो थी वो एक सिंगल सेल से रिप्लेस हो गई। इससे आगे मैं यही डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गई हमारे पास एक सेल जिसका EMF NE है और इंटरनल रेजिस्टेंस NR है। ये नेक्स्ट सेल आ गई, EMF NE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस NR। एंड ये हमने कह दी कि ये भी सेल आई NE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो NR है। इसको कनेक्ट कर दिया थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। बोलो बेटा ये हमारे पास NE EMF की बोलो M सेल्स हो गई या नहीं। और जब M सेल्स हो गई और M सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट EMF आया था बोलो सिंगल सेल के बराबर आया था या नहीं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो बोलो बेटा हमारे पास टोटल का M टोटल अपॉन M आया था या नहीं। तो देखो बेटा इसकी एक सेल बनी, ये वाली सेल बनी जिसका EMF NE है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो NR अपॉन M के बराबर है। इसको हमने कनेक्ट किया थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। और बोलो बेटा करंट की वैल्यू कितनी फ्लो करेगी इसमें से, I की वैल्यू निकाल लो। I इक्वल्स टू बेटा टोटल रेजिस्टेंस R, दोनों सीरीज में है ये, R प्लस NR अपॉन M। I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR अपॉन M एंड वैल्यू ऑफ I बिकम्स इक्वल टू NE अपॉन R, M एलसीएम आया MR प्लस NR और ये हमने सोल्व किया तो MNE अपॉन MR प्लस NR के बराबर आया। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग करंट फ्लोइंग विल बी MNE अपॉन MR प्लस NR के बराबर आया। सिंपल सा है, डायग्रामिकली करने की कोशिश करिए। मैंने डायग्रामिकली मैंने आपको बताया कितनी सेल्स थी M इंटू n सेल सीरीज में, M इस टाइप की रोज बन गई, इनकी एक सेल बनी जिसका EMF बेटा कितना आया NE, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया NR। बोलो कितने सेल हो गई, ये M सेल हो गई। और जब हमारे पास M आइडेंटिकल सेल हैं तब हमने कहा था कि इक्विवेलेंट EMF आया था NE और बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR अपॉन M के बराबर आया था या नहीं। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, R प्लस NR अपॉन M के बराबर आया और बेटा हमने टोटल करंट निकाल दिया। आगे मैंने बताया कि नेट करंट की वैल्यू इसके बराबर आ गई। आगे मैं कहता हूं कि करंट मैक्सिमम होगा, कब होगा। देखो बेटा आई हमारे पास मैक्सिमम होगा, कब होगा, अगर हमारे पास MR प्लस NR है, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब मैं ये कहता हूं कि इसकी वैल्यू मिनिमम कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो ये कितना है MR प्लस NR और मेरे को कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू मिनिमम कैलकुलेट करनी है। मैं इसको यूँ लिख लूँ अंडरूट MR इसका होल स्क्वायर प्लस अंडरूट N स्मॉल r इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस
2 अंडरूट एम आर अंडरूट एन आर माइनस 2 अंडरूट एम आर अंडरूट एन आर के बराबर होगा, यही होगा। आगे देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये मैंने लिख दिया अंडरूट ऑफ एम आर माइनस अंडरूट ऑफ एन आर, इसका होल स्क्वेयर प्लस 2 अंडरूट एम आर अंडरूट एन आर। और बेटा ये वैल्यू मिनिमम होगी अगर ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और जब मैं इसको 0 के बराबर पुट करता हूँ तो अंडरूट एम आर माइनस अंडरूट एन आर इक्वल्स टू 0, दैट इज हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल होंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया। और एम आर इज इक्वल टू एन आर, एंड इन दिस केस एक्सटर्नल रजिस्टर होगा वो हमारे पास कितना होगा, एन अपॉन एम इंटू आर के बराबर होगा। और ये कहा है कि भाई हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रजिस्टर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल रजिस्टर, दैट इज एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम के बराबर होना चाहिए, एन एम के बराबर होना चाहिए। और एक्सटर्नल रजिस्टर है वो किसके बराबर होगा, आपके पास इंटरनल रजिस्टर के बराबर होगा। देन हम कहेंगे कि करंट विल बी मैक्सिमम इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग। सीरीज में हमने बताया करंट मैक्सिमम होगा अगर एक्सटर्नल रजिस्टर बहुत ज़्यादा होगा, पैरेलल में अगर एक्सटर्नल रजिस्टर है बहुत कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग में दोनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होगा तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, मैक्सिमम रहेगी। आई की वैल्यू आ गई थी। फिर हमने क्या बताया, ये मिनिमम होनी चाहिए बेटा। ये मिनिमम के लिए मैंने ये बताया है कि भाई अंडरूट करके स्क्वेयर कर दिया, ये 2 टाइम्स ऐड किया, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, इसका होल स्क्वेयर का a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया। और मैंने कहा कि ये इसकी वैल्यू मिनिमम यही होगी। ये कब पॉसिबल है, जब ये वैल्यू किसके बराबर हो, 0, दैट इज एम आर इज इक्वल टू एन आर, और आर इज इक्वल टू एन अपॉन एम टाइम्स ऑफ आर। और मैक्सिमम होगा हमारे पास करंट जब हमारे पास एन किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा।